चलिए आज एक ऐसी रेस की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी दौड़ जो एक दो साल नहीं बल्कि सदियों तक चली। ये कहानी है उन यूरोपीय कंपनियों की जिनके अंदर एम्बिशन कूट कूट कर भरा था और जिन्होंने भारत के जबरदस्त व्यापार पर कब्जा करने के लिए सचमुच सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था मसालों में, रेशम में, कि उसकी प्यास ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सोचिए, वो कौन सी जबरदस्त कशिश थी जो यूरोप को हजारों मील दूर भारत खींच लाई, और कैसे इस एक खिंचाव ने एक ऐसे दौर को जन्म दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ ट्रेड की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल रेस की कहानी है। तो ठीक है, हर रेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो सवाल है, ये रेस शुरू ही क्यों हुई? आखिर वो क्या वजह थी? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने यूरोप में आग लगा दी कि बस अब तो भारत तक का समुद्री रास्ता ढूंढकर ही रहना है? इस रेस की जो स्टार्टिंग गन थी ना, वो चली 1453 में। हुआ ये कि तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर, हाँ वही जो आज का इस्तांबुल है, उस पर कब्जा कर लिया। और इसके साथ ही यूरोप और भारत के बीच जो जमीन से व्यापार का रास्ता था, वो सदियों पुराना रास्ता एक झटके में बंद हो गया। अब यूरोप को ईस्ट के खजानों तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता चाहिए ही चाहिए था, और ये खोज अब जमीन से हटकर समंदर की तरफ मुड़ गई। तो इस खोज के पीछे मोटिवेशन क्या था? इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। 3G। जी हाँ, 3G। पहला जी है गोल्ड, मतलब पैसा। भारतीय मसालों, रेशम, कॉटन से होने वाला जबरदस्त मुनाफा। दूसरा जी है ग्लोरी, मतलब शान। नए नए देश बन रहे थे यूरोप में और सबको अपना साम्राज्य बनाना था, अपनी ताकत दिखानी थी। और तीसरा जी गॉड, यानी अपने धर्म क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया में फैलाने का एक जुनून। लेकिन रुकिए, सिर्फ 3G ही सब कुछ नहीं थे। इस रेस को असलियत में मुमकिन बनाने के लिए कुछ और चीजें भी थीं, जैसे कि यूरोप में भारतीय सामानों की डिमांड, वो तो आसमान छू रही थी। ऊपर से यूरोप के नए नए देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। और हाँ, टेक्नोलॉजी, कंपास जैसी नई नई खोजों ने लंबे समुद्री सफर को पहले से कहीं ज्यादा आसान और सेफ बना दिया था। तो इस रेस में सबसे पहले किसने बाजी मारी? मैदान में सबसे पहले कौन कूदा? वो थे पुर्तगाली। जी, पोर्चुगीज। समंदर के रास्ते भारत पहुंचने वाले ये पहले खिलाड़ी थे, और कहना पड़ेगा इनकी शुरुआत बड़ी जबरदस्त और एग्रेसिव थी। आप जरा इनकी स्पीड देखिए, मतलब कमाल है। 1487 में ये अफ्रीका के दक्षिणी कोने तक पहुंचते हैं और ठीक 11 साल बाद 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंच जाता है। और बस उसके बाद तो रुके ही नहीं, फटाफट कोचीन में पहली फैक्ट्री खोली और 1510 आते आते तो गोवा भी उनके कब्जे में था। ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक सोची समझी बिजली की तेजी वाली स्ट्रैटेजी थी। और मुनाफे की बात करें तो जरा इस नंबर को देखिए, 60 गुना, 60x। मतलब वास्को डी गामा ने अपने पहली ट्रिप में जो मसाले लाए थे, उन्हें बेचकर अपनी लागत का 60 गुना पैसा कमाया। आप सोच सकते हैं, इस एक आंकड़े ने पूरे यूरोप में जैसे आग लगा दी। सबको समझ आ गया कि इस रेस का इनाम कितना कितना बड़ा है। तो पुर्तगालियों की शुरुआती स्ट्रैटेजी क्या थी? इसे कहते थे ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका फंडा बहुत सिंपल था, जमीन पर किले बनाने से ज्यादा जरूरी है समंदर पर कब्जा करना। उनका मानना था कि भैया, जो इंडियन ओशन पर राज करेगा वही भारत के ट्रेड पर राज करेगा। सिंपल। और समुंदर पर अपनी दादागिरी चलाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया, कार्ड सिस्टम। ये एक तरह का लाइसेंस या परमिट था। मतलब अगर किसी भी दूसरे देश के जहाज को इंडियन ओशन में ट्रेड करना है तो पहले पुर्तगालियों को पैसे देकर ये कार्ड्स खरीदना होगा, और अगर नहीं खरीदा तो फिर आपका जहाज और माल दोनों खतरे में। सीधी सीधी समुद्री गुंडागर्दी थी ये। अब जब पुर्तगाल इतना पैसा कमा रहा था तो क्या बाकी यूरोप चुप बैठता? बिल्कुल नहीं। जल्द ही मैदान में नए नए दावेदार कूद पड़े। हर किसी को भारत के व्यापार के इस बड़े से केक में अपना हिस्सा चाहिए था। तो चलिए देखते हैं ये नए खिलाड़ी कौन कौन थे। तो पुर्तगालियों के ठीक बाद देखिए कौन कौन आया। अंग्रेजों ने 1600 में कंपनी बनाई और 1608 में यहां पहुंच गए। डच भी लगभग उसी समय आए, फिर डेनिश भी आए, और इस पार्टी में सबसे लेट एंट्री मारी फ्रांसीसियों ने। तो आप देख सकते हैं, सब अपनी अपनी तैयारी और अपनी अपनी स्पीड से इस रेस में शामिल हो रहे थे। अब बात करते हैं डच की। इनका फोकस एकदम क्लियर था, बिजनेस, बस पैसा कमाना है। ये एक कार्टेल की तरह काम करते थे और इनका मेन धंधा था कपड़े और मसाले। और हाँ, एक मजेदार बात, यूरोप में इंडियन टेक्सटाइल को फेमस बनाने का क्रेडिट काफी हद तक इन्हीं को जाता है।
लेकिन इनकी कहानी का द एंड हुआ 1759 में, जब बेदरा की लड़ाई में ये अंग्रेजों से हार गए। बस खेल खत्म। और फिर आते हैं अंग्रेज। इनका स्टाइल डच से एकदम अलग था। ये जल्दबाजी में नहीं थे, ये बहुत बहुत पेशेंट थे। ये लंबा गेम खेलने आए थे। इन्होंने धीरे धीरे मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अपनी जगह बनाई, सूरत जैसी सही जगहों पर फैक्ट्रियां डाली, और सबसे ज़रूरी, टैक्स में छूट के लिए सुनहरा फड़मान जैसे ज़रूरी कागजात हासिल किए। ये शतरंज खेल रहे थे, बाकी सब बस गोटियां चल रहे थे। और इसी के साथ ये रेस अपने फाइनल राउंड में पहुंचती है। बाकी सब छोटे मोटे खिलाड़ी बाहर हो चुके थे। अब मैदान में सिर्फ दो ही महाबली बचे थे, एक तरफ ब्रिटेन, दूसरी तरफ फ्रांस। और अब ये लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं रही थी, ये बन चुकी थी एक सीधी टक्कर, एक फाइनल शोडाउन। तो इन दोनों में फर्क क्या था? देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, पर उसे अपनी सरकार का पूरा सपोर्ट था। उनका ध्यान था ट्रेड नेटवर्क और नेवी को मजबूत करने पर। दूसरी तरफ फ्रेंच कंपनी पूरी तरह से सरकारी थी, और उनके लीडर जैसे कि ड्यूप्ले जमीन पर कब्जा करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो एक तरफ थे व्यापारी और दूसरी तरफ थे साम्राज्यवादी। ये स्ट्रैटेजी की एक क्लासिक लड़ाई थी। और ये टकराव खुलकर सामने आया 3 लड़ाइयों में, जिन्हें हम कर्नाटक वॉर्स के नाम से जानते हैं। पहला युद्ध तो बस यूरोप की लड़ाई का एक साइड शो था। असली खेल शुरू हुआ दूसरे युद्ध से, जब दोनों ने भारतीय राजाओं के आपसी झगड़ों में टांग अड़ानी शुरू कर दी। और फिर आया तीसरा और आखिरी युद्ध, जो डिसाइडिंग मैच था। इसी ने तय किया कि इंडिया में किसका राज चलेगा। और वो फाइनल डिसाइडिंग मोमेंट आया 1760 में। जगह थी वांडी वॉश। ये लड़ाई इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट थी। बस इस एक लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की ऐसी कमर तोड़ी कि इंडिया में उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। यहीं पर यह तय हो गया कि इस रेस का विनर कौन है। तो सवाल अब यह है कि आखिर अंग्रेज जीते क्यों? ऐसी क्या खास बात थी उनमें कि उन्होंने पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसीज सबको पीछे छोड़ दिया? चलिए जरा इसका एनालिसिस करते हैं। तो ब्रिटिश जीत के पीछे कई बड़े कारण थे। सबसे पहला और सबसे जरूरी, उनकी नेवी। उनकी नौसेना का कोई तोड़ ही नहीं था। दूसरा, उन्हें अपनी सरकार से पैसे और पावर दोनों का फुल सपोर्ट मिला। तीसरा, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था, जिससे उन्हें बेहतर हथियार और सामान मिल रहे थे। और हाँ, एक बहुत बड़ा फैक्टर था हमारे भारतीय राजाओं के बीच एकता की कमी, जिसका अंग्रेजों ने जी भर कर फायदा उठाया। और अगर हम फ्रांसीसियों की हार के कारण देखें तो वो भी बिल्कुल साफ हैं। उनकी नेवी अंग्रेजों के सामने कमजोर थी। उनकी सरकार से उन्हें वो सपोर्ट कभी नहीं मिला जो अंग्रेजों को मिला। और ऊपर से उन्होंने डुप्ले जैसे अपने सबसे काबिल आदमी को लड़ाई के बीच में ही वापस बुलाने जैसी बड़ी बड़ी गलतियां भी की। तो ठीक है, ये रेस तो खत्म हो गई, अंग्रेज जीत गए। लेकिन इसका जो असर भारत पर पड़ा वो आज तक महसूस किया जा सकता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इस लंबी रेस की विरासत क्या रही। देखिए, यूरोपियन लोग अपने साथ सिर्फ लड़ने झगड़ने का सामान नहीं लाए, उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया भी। तंबाकू, आलू, काजू जैसी नई फसलें उन्हीं की देन है। प्रिंटिंग प्रेस भी वही लाए, आर्किटेक्चर का नया स्टाइल भी लाए। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी और सबसे गहरी विरासत वो छोड़ गए, वो ये थी कि एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी भी धीरे धीरे एक पूरे देश पर, एक पूरे उपमहाद्वीप पर कैसे राज कर सकती है। और यहीं हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। जरा सोचिए इस बारे में, कैसे सिर्फ मुनाफे के लिए, प्रॉफिट के लिए शुरू हुई एक बिजनेस रेस ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाल दी जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ट्रेड, पॉलिटिक्स और पावर के बीच के गहरे और अक्सर खतरनाक रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।